चलो अब आते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल के ऊपर, विच इज अबाउट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। के राधाकृष्णन कमेटी है। अभी आपको पता है एनटीए बहुत पॉपुलर है इसी चीज के लिए कि पेपर अगर लीक करवाना है तो आप एनटीए के पास वो प्रपोजल दे दो। तो अब एनटीए ने फिर से वही स्कैम करा कि नीट का पेपर लीक करवा दिया, फिर मान नहीं रहे हैं। फिर कमेटी बैठ रही है, फिर कमेटी में प्रूफ दिए जा रहे हैं कि हाँ केमिस्ट्री का पेपर तो पूरा ही वैसा आ गया है, गेस्ट पेपर के जैसे है, मतलब जो ओरिजिनल पेपर था। फिर फिजिक्स का सामने आ रहा है, अरे हाँ ये भी सेम ही आ गया है। और फिर बोल रहे हैं चलो कोई बात नहीं, हम बच्चों के भविष्य के साथ खेलेंगे नहीं, जून 21 को दोबारा से पेपर करवा देंगे। और फिर बोल रहे हैं कि आपसे ना फीस भी नहीं लेंगे, रजिस्ट्रेशन फी। कितने महान है ये। एक बारी जो दी थी वो तुमने मिसयूज कर दी है, दूसरी बारी तुम बोल किस मुंह से रहे थे कि हम फीस नहीं लेंगे, एडिशनल चार्ज भी नहीं लेंगे। भाई इतना किसने सोचा कि एडिशनल चार्ज भी नहीं ले, कौन देगा तुम्हें एडिशनल चार्ज। कई सारे बच्चे उन्होंने ये करियर भी स्किप करना शुरू कर दिया है। पर डॉक्टर्स की डिमांड है, कंट्री लाइक इंडिया, और जो बढ़िया डॉक्टर्स हैं वो फॉरेन कंट्रीज में आज जा रहे हैं, जिसको आप टैलेंट ड्रेनिंग या ब्रेन ड्रेन के नाम से भी जानते हो। ब्रेन ही गया ना वो, इनडायरेक्टली दिमाग था वो डॉक्टर का, वो बाहर चला गया। तो अपने को तो ब्रेन ही चाहिए था, इंसान तो है ही पर उसका ब्रेन हमारे काम का था। जैसे आप कहीं पे भी काम करते हो, आपका दिमाग ही वहां पे यूज किया जाता है, आपको थोड़ी यूज कर रहे हैं, वो दिमाग है तो उसी को यूज करें, तभी टर्म आती है ब्रेन ड्रेन। उन्होंने माइग्रेट किया क्योंकि उन्होंने देखा यहाँ पे ओवर टाइम करके भी पैसे नहीं मिल रहे। ओवर टाइम तो चलो बात की बात है, यहाँ पे पेपर ही लीक हो जा रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। चाइना की या साउथ कोरिया की आप केस स्टडीज जब पढ़ोगे, बहुत सी कंट्रीज में क्या किया जाता है, जब भी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पेपर होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ऐसी बॉडी को नहीं देते, कोई भी एरी गैरी को पकड़ा दिया। अभी जैसे सजेशन देखोगे आप, जो ये के राधाकृष्णन कमेटी है, ये बोलेंगे कि इसके लिए जो एक्सपर्ट हैं वो पहले ही थोड़ा ट्रेन करे जाएं। ये भी बोलेंगे कि शायद इसको लॉ बना दिया जाए, लॉ के अंडर, ताकि गवर्नमेंट की भी अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। अब गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, एक तरफ आ गई एनटीए, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। गवर्नमेंट मना कर देगी कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे काम होते हैं और प्लस स्कैम भी करने हैं, तो फिर अकाउंटेबिलिटी कैसे रहेगी, फिर तो पेपर लीक ही नहीं होगा। यहाँ पे जो मेन कंसर्न है वो बच्चों का करियर, एंड नंबर 2 जो मैं केस स्टडी आपको बता रही थी, वो कंट्रीज लाइक चाइना, साउथ कोरिया। यहाँ पे जब भी इंपॉर्टेंट पेपर्स होते हैं ना, उस टाइम पे पब्लिक व्हीकल देखोगे आपको सड़कों पे नहीं दिखेगा। उस दिन बाकियों को बोल दिया जाता है आपने यही वाला रूट यूज करना है, यहाँ से सिर्फ बच्चे जाएंगे। बच्चों के लिए स्पेशल बसेस आती हैं, स्पेशल टैक्सीज आती हैं, कहीं थोड़े प्रॉन एरियाज में रहते हैं तो उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट कंडक्ट करी जाती हैं। यहाँ पे थोड़ी कि कैब पिछले दिन करनी पड़ेगी बुक, या फिर भागना पड़ेगा, बीच में ट्रैफिक लग गया, कोई तुम्हें पास नहीं देगा। तुम बोलते रह जाना एक्स्ट्रा पैसे ले लो, वो बोलेगा नहीं इधर तो जाना ही पड़ेगा पहले, नहीं सुनेगा तुम्हारी कोई भी, किसी को नहीं पड़ी है। तो ऐसे पेपर, और इवन जब पेपर सेट करे जाते हैं वो जेल में करे जाते हैं। जेल में क्यों करे, ऑब्वियस ही बात है, वहां से कोई नहीं निकलेगा बाहर, और मिलिट्री की प्रेजेंस में, कि मिलिट्री चेक रखेगी, स्क्रूटनी करेगी। तभी तो सुनते नहीं हो आपकी वहां पे पेपर लीक करा, और पेपर अगर लीक करेगा उसको देशद्रोही का दर्जा दे दिया जाता है। तो बोलो इतना डरावना लॉ है कि देशद्रोही शायद निकाल भी दे तुम्हें। देशद्रोही का अगर तुम पे टाइटल दे दिया तो तुम्हें कोई और कंट्री भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये पेपर के लिए। अब यहाँ पे ये पेपर की बात भी नहीं थी, ये बच्चों की थी कि बच्चों की करियर की वो चिंता करते हैं। और ये नीट का पेपर मैंने बताया तो था, ये हमारे बैच से लीक ही होता जा रहा है। इतनी क्या लीकेज है और इतनी क्या ये एजेंसी को प्रॉब्लम आ रही है कि इनसे पेपर ही लीक हो जाता है। और वैसे तो बड़ा सील छूल लगा के रखा होता है, चलो अब ऑनलाइन कर दिया इन्होंने, पेपर ऑनलाइन कर दिया, फिर भी लीक ही कर रहा है। बोलते कि एक सॉफ्टवेयर से जब एंटर बजेगा अंदर टीम से तभी ये पेपर चलेगा। एक बार मुझे याद है वो नेट यूजीसी का पेपर भी यही करवाते हैं, कुछ का सीएसआईआर भी करवाती है और कुछ का पेपर जो होता है वो एनटीए करवाती है। तो एनटीए ने कंडक्ट करवाया होता है वो पेपर, बाकियों का चल पड़ा है, हमारा 1 घंटा लेट शुरू हुआ था क्योंकि कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था। अब वो टेक्निकल ग्लिच क्या था वो किसी को पता नहीं है। और फिर पेरेंट्स होते हैं पीछे, मतलब अपने घर में बैठे हुए हैं, वो कॉल्स करेंगे कि यार 1 घंटे से बंद ही है फोन, क्योंकि 1 घंटा तो उन्होंने टाइम पास में लगा दिया, टेक्निकल ग्लिच जो भी था। उस पेपर की तो चलो छोड़ ही दो, तो ये नीट की थी, नेट वगैरह हो गया, वो भी यही कंडक्ट करवाते हैं। अभी एक कमेटी बिठाई थी इन्होंने 2024 में, क्योंकि स्कैम तो पुराना है, आज ही थोड़ी पहली बार हुआ है। 24 में कंट्रोवर्शियल ज्यादा बन गया था कि हाईली लोकलाइज था, उस पैमाने पे लीक नहीं करा था जैसा ये वाला पेपर प्रूफ ही हो गया। कमेटी ने देख लिया कि भाई क्वेश्चन गेस्ट पेपर में जो आ रखे हैं वही पेपर में आ रखे थे, तो इसके लिए कमेटी 24 में बनाई थी। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करी। तो क्या क्या है इस रिपोर्ट के अंदर, क्या क्या सजेशन दिए गए हैं, वो ये सारा द हिंदू ने कवर करा है, हम इसको थोड़ा सा पॉइंट ऑफ फॉर्म पे देख लेते हैं। तो के राधाकृष्णन कमेटी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ब्लेम लगाया कि एनटीए ही रिस्पॉन्सिबल है नीट लीकेज के लिए। हमें तो आज पता लगा, पहले से पता है रहा यही रिस्पॉन्सिबल है, डेफिनेट सी बात है, यही रिस्पॉन्सिबल है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, हाँ बस मतलब यही है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ब्लेम लगाया एनटीए के ऊपर कि नीट यूजी का जो 2026 का पेपर लीक हुआ था, पूरी जो ब्लेम जाता है वो किसके ऊपर जाता है, एनटीए के ऊपर जाता है।
ठीक है, इसके बाद पेपर कैंसिल करा। 23 लाख स्टूडेंट ही तो अफेक्ट हुए। इंडिया में यही है कि बड़ी ज्यादा पॉपुलेशन है, इतने तो बच्चे अफेक्ट हुए। तुम एडमिशंस कहाँ दोगे इनको? कुछ बच्चे थे वो डॉक्टर्स बन सकते थे, अच्छे डॉक्टर्स बन सकते थे, दोबारा से पेपर कंडक्ट करवा रहे हो। अब जरूरी थोड़ी है जिस बच्चे का पेपर पहला अच्छा हुआ था वो फिर से ठीक हो जाए। ऑब्जेक्टिविटी की यही प्रॉब्लम होती है। नाउ नेक्स्ट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को प्रोब भी बोल दिया था, कई लोगों को पकड़ा भी जाने लगा, बड़े सारे प्रोफेसर्स यूनिवर्सिटीज के भी पकड़े गए। देखा होगा आपने कि केमिस्ट्री का पेपर लीक करा, फीमेल मेल जेंडर इक्वालिटी बराबर थी, वहां पे सारे इन्वॉल्व थे। इसके बाद आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये रिपोर्ट रिसीव करी थी, हाई लेवल कमेटी, जिसको इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के राधाकृष्णन जी ने लीड करा। ये डॉक्टर के राधाकृष्णन कमेटी, अभी कमेटीज पे आया था, आपने एक करंट में सिर्फ उरिजीत कमेटी के बारे में पढ़ा था, बाकी मिसलेनियस पूछ ली थी, तो कमेटीज पूछ लेते हैं, आपने ध्यान रखना है इसको। और इन्होंने किस चीज के ऊपर रिकमेंडेशन दी थी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 24 की बिठाई थी जब वो पेपर का एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आता है कि फिर से पेपर लीक हुआ था, उस टाइम की बनी थी कि जो एनटीए है, जो भी एक्शन लेते हैं एग्जाम कंडक्ट करने के लिए, वो स्मूथ होने चाहिए, फेयर होने चाहिए। उसी के ऊपर रिकमेंडेशन किसने दी थी? के राधाकृष्णन कमेटी की। अब ये थी तो वैसे 7 मेंबर की कमेटी थी प्रॉपर, जिसको लीड कौन कर रहे थे? के राधाकृष्णन। तो जो लीड करते हैं, चेयरमैन होते हैं किसी भी कमेटी के, उन्हीं के नाम पे वो कमेटी का नाम रख दिया जाता है। तो डॉक्टर के राधाकृष्णन कमेटी, अब इसकी डिटेलिंग देख लो। जून 2024 में से फॉर्म करा गया था, जब नीट यूजी का पेपर ये लीक करा था। और इसमें क्या दिखाया गया कि एग्जाम की सिक्योरिटी में बड़े सारे शॉर्ट कमिंग है, मतलब आप प्रॉपर्ली सिक्योर नहीं कर पा रहे हो उस एग्जामिनेशन हॉल को, एग्जामिनेशन एरिया को। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बोला कि 7 मेंबर की कमेटी बनेगी और ये रिकमेंडेशन देंगे कि कैसे ये एग्जामिनेशन प्रोसेस कंडक्ट करा जाएगा। नंबर 1, कैसे डेटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को और ज्यादा स्ट्रेंथन करा जाएगा अगर पेपर ऑनलाइन होता है। इसके अलावा स्ट्रक्चर को कैसे इंप्रूव करना है और एनटीए कैसे ऑपरेशन करेगा, कि इतनी भी क्या लीकेज है, तो ये ऑपरेशन, इनकी जो ऑपरेशनिंग है उसके ऊपर भी आपने रिकमेंडेशन सबमिट करनी थी। तो ये 2024 का था। अब ये कमेटी कैसे अपनी रिकमेंडेशंस को डेवलप कर रहा था वो भी देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल, कमेटी ने बोला, एक सजेशन दिया कि ऑनलाइन एंड कंसल्टेड किसके साथ करना है? तो जो स्टेट गवर्नमेंट है, पुलिस है, स्टूडेंट है, एकेडमिशियन है, एग्जाम कंडक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब अपना कमेटी ने अब काम करना शुरू करा ना, तो आपको सर्वे कंडक्ट करवाने पड़ेंगे। तो इन्होंने पहले बोला कि चलो सजेशन उठाते हैं। सजेशन किस किस से? हर स्टेट से पूछेंगे। जैसे तमिलनाडु तो नीट यूजी को सीधा क्रिटिसाइज करता है, इनके पेपर में कभी भी ऐसे स्कैम आपने नहीं सुना होगा हिस्टोरिकली भी, तो वो बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं कि एआईपीएमटी पहले जब होता था, हर एक स्टेट का अपना अपना पीएमटी का पेपर हुआ करता था और उसी के हिसाब से सीट्स रिक्रूट करी जाती थी। एनीवेज, तो इस कमेटी ने भी यही करा कि पहले सजेशन उठा लेते हैं, बच्चों से भी पूछेंगे, एकेडमिशियन जो एकेडमीज में इन्वॉल्व होते हैं उनको भी यहाँ पे लेके आएंगे, एक्सपर्ट एनालिसिस भी लेंगे, फिर उसके हिसाब से अपनी कमेटी की रिपोर्ट को रेडी करेंगे। नंबर 2, इन्होंने बोला कि हम फोकस करेंगे कैसे एग्जामिनेशन मटेरियल को सिक्योर करा जा सकता है। अब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, उसमें मिलिट्री की प्रेजेंस में एग्जाम को सिक्योर करा जा रहा है, और जेल के ही अंदर प्रेस भी लगा दी है जहां पे प्रिंटिंग करी जाएगी पेपर्स में। और यहाँ पे तो 23 लाख स्टूडेंट थे, जो कि नंबर बहुत बड़ा है। वहां पे करोड़ होते हैं क्योंकि वो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है जो सभी के लिए सेम आता है। ये रिचुअल इन चाइना, साउथ कोरिया जैसी कंट्री के अंदर कुछ एग्जाम्स होते हैं एक कॉमन ही कंडक्ट करवा देते हैं कि ये बेसिक नॉलेज है जो सभी को हर सब्जेक्ट के बारे में पता होनी चाहिए। तो उन्होंने प्रेस भी कहाँ लगा दी है? जेल के ही अंदर। और स्क्रूटनी कौन कर रहा है? मिलिट्री। अगर कोई पकड़ा गया गलती से भी तो उसको देशद्रोही का टाइटल दे देंगे। तो इतनी ज्यादा स्क्रूटनी है। यहाँ पे भी पॉसिबल है ये चीज, ऐसा नहीं है यहाँ पे नहीं कर सकते, पर उसमें इंटेंशन चाहिए, बस वहां पे है। थोड़ा काम भी बढ़ेगा आपका, मिलिट्री को एक और काम बढ़ेगा, तो काम भी बढ़ेगा, डेफिनेट सी बात है, पर सिक्योरिटी काफी ज्यादा इंप्रूव हो सकती है। एनीवेज, वो केस स्टडी आप यूज कर सकते हो अपने मेंस के पेपर में। हाँ, बजट भी उसी हिसाब से बनेगा, मतलब ये काम जब ऐड होगा तो उसमें भी ऐड करेंगे। ठीक है, मतलब हाँ ठीक है, बोल सकते हो आप चाइना का बोल रहे हो? इंडिया में क्या? अच्छा, ठीक है, आप उनकी सिक्योरिटी की बात कर रहे हो। हाँ, गवर्नमेंट के लिए हो जाती है सारी सिक्योरिटीज अरेंज, और जब इलेक्शन होता है तब भी आप देखते हो सीएपीएफ वगैरह सबको, सीआरपीएफ को इन्वॉल्व करते हैं ये लोग कि कोई भी यहाँ पे लीकेज नहीं होनी चाहिए। पर सोचो अगर ईसीआई गड़बड़ कर दे बीच से तो फिर अलग इशू है। अदरवाइज जो वोटिंग क्राइटेरिया रहता है उसको फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाती है। ये पेपर्स के केस में ही लीकेज आती है ज्यादातर। इसके अलावा एनटीए के जो पॉलिसी एंड प्रोसीजर हैं उनको भी इंप्रूव करें। अब क्या क्या इन्होंने कमेटी ने रिफॉर्म सजेस्ट करे थे जो कि पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करो ऑनलाइन जहां जहां पे फिजिबल है। अब कई बार आप देखते हो, इवन चंडीगढ़ में भी जब ये पेपर शुरू हुए थे ऑनलाइन, दूर आता था सेंटर काफी ज्यादा, इंडस्ट्रियल एरिया में ही आपको जाके फेंकेंगे क्योंकि वहां पे होती थी कंप्यूटर रिलेटेड कुछ ना कुछ ऑपरेशनलाइजेशन चलती थी, तो वहां पे ये टेंडर प्रोवाइड कर देते थे। तो यहाँ पे भी यही बोला कि दूर ना जाना पड़े, बच्चों का जो ट्रेवलिंग टाइम है वो भी रिड्यूस करे।
इसके अलावा जो क्वेश्चन पेपर है वो डिजिटली दे दिए जाए और आंसर OMR शीट जो होती है वो ऑफलाइन ले ली जाए। मतलब पेपर जो क्वेश्चन पेपर है वो लैपटॉप पे आएगा एंड जो आंसर की रहेगी वो आपकी OMR शीट पे चली जाएगी, जो आप ऑफलाइन दे सकते हो। इसके बाद जो एग्जाम सेंटर होंगे वो कैंडिडेट के डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस के आसपास ही देने चाहिए। अब इसमें एक दिक्कत आती है, आप हमेशा देखोगे सेंटर हमेशा दूर ही आएगा, ऐसे नहीं होगा कभी भी बिल्कुल आपके रेजिडेंस के पास ही आ गया। इसमें भी लीकेज की प्रॉब्लम रहती है, कोई निकल गया मिली भक्ति, दोबारा से आपको वही सुनने को मिलेगा कि पेपर लीक हो चुका है। नंबर 4 कि सिक्योर टेस्टिंग सेंटर होने चाहिए हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर और मोबाइल टेस्टिंग यूनिट होनी चाहिए रिमोट एरिया के अंदर। मोबाइल टेस्टिंग यूनिट मतलब ऐसी टेस्टिंग यूनिट जैसे मान लो एक ट्रक है, अज्यूम कर लो, हाँ उसके अंदर ही पेपर कंडक्ट करवा दिया। तो जहां पे एरिया बहुत दूर पड़ रहा है और वो बच्चे कम्यूट नहीं कर सकते हैं किसी दूसरे लोकेशन के ऊपर, तो वहां पे मोबाइल यूनिट्स का यूज कर लो टेस्ट कंडक्ट करवाने के लिए। और जहां पे भी रिमोट एरियाज होंगे वहां पे आप ज्यादा पॉपुलेशन वैसे भी नहीं देखोगे, तो ये मोबाइल टेस्टिंग यूनिट्स का भी एक सजेशन इसमें दिया था। इसके अलावा मल्टी सेशन होने चाहिए, मल्टी स्टेज एग्जाम होना चाहिए ताकि फेयरनेस और फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करी जा सके। आधार बायोमेट्रिक्स का यूज करें मल्टी स्टेज आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए। और जो क्वेश्चन पेपर टीम्स है जो क्वेश्चन पेपर को बना रही है उनको पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड करें कि कैसे आपने पेपर बनाना है। वैसे इसमें जैसे 50 कर प्रोफेसर है उनको बुलाया जाता है, क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। फिर उसके बाद अब तो जैसे ये ऑनलाइन हो चुका है, ऑनलाइन में सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर खुद ही क्वेश्चन पिक कर लेता है, उसको मतलब प्रॉम्प्टिंग जनरेट करनी होती है, इजी मॉडरेट डिफिकल्ट, आपने नंबर बताना होता है कि कितने क्वेश्चन डिफिकल्ट जाएंगे इस बार, कितने मॉडरेट जाएंगे, कितने इजी जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक से जाएंगे, वैसे कुछ प्रॉम्प्ट जनरेट करे जाते हैं, वो ऑनलाइन हो जाते हैं। अदरवाइज पहले पिक एंड चूज वही वाला कि कौन सा क्वेश्चन ठीक बैठ रहा है, रेशो वैसे ही पर्टिकुलरली बनाई जाती थी। तो इसमें बोल रहे हैं कि इनको भी प्रॉपर गाइडलाइंस प्रोवाइड करी जाए कि जो क्वेश्चन सेटिंग है, जैसे अभी यूपीएससी में हुआ कि पैटर्न ही एकदम से चेंज कर दिया, बच्चे वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाए पैटर्न को, तो वो पहले ही सेटअप होना चाहिए कि पेपर इसी हिसाब से आएगा, बस क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन वो होता है ना कि टॉपिक में से अगर डिफिकल्ट आया क्वेश्चन तो अलग बात होती है, पूरा पैटर्न भी बदल दिया और ऊपर से लेंथी भी बन गया तो वैसे पेपर टफ बन जाता है। हाँ, एक सैंपल पेपर होना चाहिए एग्जैक्टली और चाहे से वो 1 महीना पहले ही भेजो आप, ताकि बच्चा प्रिपेयर तो रहे कि इस तरह का सैंपल इस बार ही पेपर आने वाला है, ये सैंपल रहा। पहले करते थे ये प्रोसेस भी, आपके यूनिवर्सिटीज वगैरह में जो एग्जाम होते हैं वहां पे भी ऐसे सैंपल पेपर दिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो पेपर के हिसाब से आपने ध्यान में रखनी है। बाकी गवर्नमेंट ने क्या रिस्पॉन्स करा इस कमेटी की रिकमेंडेशन पे, नंबर 1 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्टेट और यूटीज को रिक्वेस्ट करा कि आप इन रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करने की ट्राई करें। नंबर 2 16 परमानेंट पोजीशन एनटीए के ही अंदर बना दी जाएगी, ताकि जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज को काम दिया जाता है, टेंडर वगैरह निकाला जाता है, उनको ना दिया जाए, वही फिर इसको सारा ऑपरेशनलाइज कराएंगे। एक हाई पावर स्टीयरिंग कमेटी भी यहाँ पे होगी जो ओवरसी करेगी दैट इम्प्लीमेंटेशन इन रिफॉर्म्स की ठीक से हो पाई या नहीं। जब ये टर्म आती है ना स्टीयरिंग कमेटी, मतलब प्रायोरिटी पे ये फोकस कर रहे हैं। और ये किसको चेक रखेंगे, इनके ऊपर चेक रखेंगे कि एनटीए ने या ये जो भी रिफॉर्म्स ऐड करे गए थे इनको ठीक से इंप्लीमेंट करा गया या नहीं करा गया, तो उसके लिए भी एक कमेटी रहेगी। सो दैट्स इट, के राधा कृष्णन कमेटी, जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है वो पॉइंट्स हमने यहाँ डिस्कस करे। एसएससी एग्जाम में भी फिर आपने देखा ही था कि सेम वहां पे भी लीक, उसमें तो और भी ज्यादा बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर देखो यहाँ पे तो 12th में जो बच्चे थे सिर्फ मेडिकल बैकग्राउंड के वही एलिजिबल थे। जैसे जैसे आप ग्रेजुएशन पास करते हो अगले जो एग्जाम आते हैं उसमें मेडिकल भी आएगा, नॉन मेडिकल भी आएगा, शायद कुछ पेपर होंगे जिसमें मेडिकल और नॉन मेडिकल की ही रिक्रूटिंग करें। मतलब 23 लाख था पहले, वो नंबर डबल होता चलेगा। उसके बाद मान लो आपके कमीशन के पेपर आ गए ग्रेजुएशन के बाद, तो उसमें तो सारे एलिजिबल है। तो ये प्रॉब्लमेटिक है, रिफॉर्म्स की सच में बहुत ज्यादा जरूरत है।